Good morning, students. Welcome to Pole Science class. Today we are going to start our third chapter, U.S. hegemony in world politics. It is very important topic, and today's topic is beginning of the new world order. Let us start. As you know the title, U.S. hegemony. Hegemony means क्या होता है? Power, dominance. As you know, everyone is running after power. Every group want to be powerful in the world. So there were many countries who were in the race of to be number one. But in this chapter we are going to discuss US hegemony. Means क्या होता है? Dominance. Means हम इस चैप्टर में अमेरिका के डोमिनेंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. बट बिफोर दिस वी शुड नो कि हाउ अमेरिका बिकेम सुपर वर्ल्ड पावर, कि अमेरिका सुपर वर्ल्ड पावर बना कैसे, हाउ डिड ही शो his dominance on various occasions. Okay, so as you know, in Second World War, timing 1939 to 1945, the world was divided into two powers, allied forces and axis power. अलाइंड फोर्सेस में कौन कौन से देश थे? यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन एंड फ्रांस. और एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली, जापान. In Second World War, Allied forces defeated Axis power. Hitler and Mussolini were killed, and America dropped 2 atom bombs on the 2 Japanese cities, Hiroshima and Nagasaki, to end this war. इस युद्ध को ख़त्म करने के लिए अमेरिका ने लास्ट में 2 बॉम्ब गिरा दिए थे, किसके ऊपर? जापान के 2 देश थे, 2 सिटीज़ थी, जापान की 2 सिटीज़ थी, हिरोशिमा एंड नागासाकी, उसके 2 शहरों पर बॉम्ब गिरा दिए थे. अब बहुत से क्रिटिक्स ने क्या कहा कि व्हेन जापान हैड सरेंडर्ड इन फ्रंट ऑफ अलाइंड फोर्सेस देन देयर वाज नो नीड टू ड्रॉप एटम बॉम्ब. बट इन हिज डिफेंस अमेरिका सेड इफ अमेरिका डिडंट ड्रॉप एटम बॉम्ब देन देयर वाज नो एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कि अगर वो बॉम्ब ना गिराता तो शायद इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड नहीं होने वाला था. अब क्या हुआ? नो डाउट ब्रिटेन एंड फ्रांस बोथ वर द मेंबर ऑफ विनर्स ग्रुप. बट हुआ क्या? ब्रिटेन एंड फ्रांस हैड टू फेस ग्रेट लॉस. दोनों को बहुत नुकसान हुआ, जो उन्होंने जितना चाहा था उतना कुछ नहीं मिल पाया. सो नाउ ड्यू टू दिस लॉस बोथ द कंट्रीज हैड बीन आउट ऑफ द रेस ऑफ टू बी नंबर वन. अब दोनों देश नंबर वन होने की रेस से बाहर हो चुके थे. अब 2 ही पावर बच गई थी, यूएसए एंड यूएसएसआर. सो जो टाइमिंग पीरियड है 1945 टू 1991 तक का, इसको क्या कोल्ड वॉर का टाइम बोला जाता है, कोल्ड वॉर इरा बोला जाता है इसको. यूएसए प्रमोट कैपिटलिज्म, यूएसएसआर प्रमोट सोशलिज्म, कम्युनिज्म. सो देयर वर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, दोनों के विचारधाराओं में काफ़ी डिफरेंस था. एंड बोथ वर नॉट इन्वॉल्व्ड इन एनी काइंड ऑफ वॉर, बट दे ऑलवेज ट्राई टू लेट डाउन ईच अदर. वो दोनों एक दूसरे को लेट डाउन करने पे लगे रहते थे. बट यूएसए डिसइंटीग्रेटेड इन दिसंबर 1991. मिखेल गोर्बाचोव के टाइम में जो यूएसएसआर था उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ दिसंबर 1991 में, 1991 में. उसके बाद नाउ वर्ल्ड हैज़ come to know the only super power is America. मीन्स USA हैज़ बिकम सुपर वर्ल्ड पावर, कि अब देश में अगर वर्ल्ड पावर है तो वो कौन है? वो अमेरिका है. जब पूरे वर्ल्ड को पता चल चुका था कि अब देश में सिर्फ एक ही, पूरे संसार में एक ही सुपर पावर है, वो कौन सी है? अमेरिका. अब नाउ अमेरिका showed his dominance on various occasions. First during Second World War, after that in August 1990 Iraq invaded Kuwait and quickly occupied it. अब इराक ने क्या किया? कुवैत पे अटैक किया. अब अमेरिका को क्या चाहिए था? फिर से डोमिनेशन शो करना था अमेरिका ने अपना. अब इससे पहले क्या है, देयर वन क्वेश्चन इज हाउंटिंग इन अवर माइंड कि व्हाट वाज द रीज़न क्या था कि इराक ने कुवैत पे अटैक किया. सो पहले डिस्कस करते हैं कि इराक ने कुवैत पे अटैक क्यों किया था.
इराक ने 2 अगस्त को उस पर अटैक किया, कुवैत पे। अब रीज़न क्या था कि इराक और ईरान बोथ वर इन्वॉल्व इन वॉर, दोनों युद्ध में शामिल थे, दोनों में वॉर वॉज गोइंग ऑन बिटवीन इराक एंड ईरान। अब 1980 से लेकर 88 तक दोनों में वॉर चल रहा था। अब जो इराक था, इराक प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन, ही कन्विंस्ड हिज कंट्रीमैन, अपने लोगों को संबोधित किया, कन्विंस किया। अब जब इराक और ईरान में वॉर चल रहा है दोनों के बीच में, तो हुआ क्या, अब इराक पे बहुत ज़्यादा कर्ज हो जाता है। अब इराक ने क्या किया, अपने देश के लोगों को कन्विंस किया कि ओनली कुवैत एंड सऊदी अरब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कि इसके लिए जो जिम्मेवार है वो कौन है, एक सऊदी अरब है और एक कुवैत है। क्यों? क्योंकि जो कुवैत है, कुवैत ने क्या किया है, देखो इराक और कुवैत का जो बॉर्डर एरिया इकट्ठा है, तो कहता है यहाँ से इन्होंने क्या किया, कुवैत ने क्या किया, इराक के जो हिस्से का जो ऑयल है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो जितने भी एरिया हैं, इराक है, ईरान है, सऊदी अरब है, कुवैत है, बहरीन, ये सारे क्या है, ये सारे ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज़ हैं, ये तेल उत्पादक देश हैं ये। तो इराक पे क्या किया, इराक ने कुवैत पे एक एलिगेशन लगाया कि कुवैत ने क्या किया, क्रॉस बॉर्डरिंग करके क्या किया है, इराक के हिस्से का तेल निकाल लिया है और इसको मार्केट में बेचना शुरू कर दिया है। और सेकंड थिंग, जो लिमिटेशन थी, एक्सीडिंग करने की जो लिमिटेशन होती है ऑयल निकालने की ज़मीन से, कहता है सऊदी अरब और इराक, कुवैत दोनों ने क्या किया है, ज़्यादा ऑयल ज़मीन से निकाल लिया है, प्रोड्यूस किया है, जिससे क्या हुआ है, इनकी कीमतें गिर चुकी है। अब क्या हुआ, अब इराक ने क्या बोला, इराक डिमांड फॉर कंपनसेशन फ्रॉम कुवैत, इराक ने डिमांड की कि मुझे मुआवजा चाहिए, अदरवाइज़ आई अटैक ऑन यू, अदरवाइज मैं तुम पे अटैक कर दूंगा। अब कुवैत, छोटा सा तो कुवैत है ही बेचारा, नाउ कुवैत वाज अफ्रेड, कुवैत डर गया था। सो कुवैत ने क्या किया, एक टेबल मीटिंग की इराक के साथ और उसको 10 बिलियंस देने के लिए एग्री हो गया, बट कुवैत गेव ओनली 9 बिलियन। अब वॉर तो चल ही रहा था ईरान और इराक का, क्योंकि जो ईरान था, ईरान किसका सपोर्टर था, यूएसएसआर का, और इराक किसका सपोर्टर था, यूएसए का। अब जैसे ही डिसइंटीग्रेशन हुआ था यूएसएसआर का, तो ईरान को उसकी जो सपोर्ट थी वो ख़त्म हो चुकी थी। तो अमेरिका ने भी सोच लिया कि जब ईरान को सपोर्ट ख़त्म हो चुकी है तो मुझे क्या ज़रूरत है इसको सपोर्ट करने की। अब इराक ने फिर उसको प्रेशराइज़ किया कि मुझे कुछ पैसे और दो। तो कुवैत ने क्या किया, उसको 14 बिलियन, 14 बिलियन फिर से दे दिए। अब इराक ये चाहता है कि कुवैत को मुझे रिटर्न ना करना पड़े, ना तो 9 बिलियन देने पड़े, ना ही मुझे 14 बिलियन। तो इससे क्या हुआ, अब उसने जैसे ये प्रपोज़ल कुवैत के सामने रखा, कुवैत ने अवॉइड कर दिया, कुवैत ने इग्नोर कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया कि मुझे तो आपको पैसे देने ही पड़ेगा, आप मुझे पैसे दो जो मैंने आपको दिए हैं। अब इराक ने क्या किया, अटैक कर दिया किस पे, कुवैत पे। अब जो कुवैत पे अटैक हुआ तो कुवैत के जो लोग थे वो कहाँ चले गए, वो सारे सऊदी अरब में आ गए। अब सऊदी अरब कब तक एक्सपेंसिव उठा पाता उनका, सऊदी अरब ने क्या किया, सऊदी अरब टॉक विद अमेरिका कि वी वांट योर हेल्प, हमें आपकी हेल्प चाहिए, कि यू शुड टॉक विद इराक, आप इराक से बात कीजिए, उसे समझाइए, कन्विंस टू सद्दाम हुसैन। बट अब क्या हुआ, अमेरिका स्टार्ट न्यू ऑपरेशन दैट वाज कॉल्ड ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड। शील्ड मतलब क्या, डिफेंस। उसने क्या किया, अपनी सेना को भेजा, मतलब 4 लाख सोल्जर्स को भेज दिया वहाँ से, जिसने क्या किया, कुवैत और सऊदी अरब की बाउंड्रीज़ को सील कर लिया। इराक ने क्या कहा कि वी शैल गिव हार्ड आंसर टू अमेरिका, वी शैल रिप्लाई अमेरिका विद मिसाइल अटैक, कि हम अमेरिका को जवाब देंगे उस पर मिसाइल से अटैक करके। और फिर उसने क्या किया, इराक ने कुवैत पे फिर से अटैक कर दिया, और जब इराक ने कुवैत पे अटैक कर दिया 2 अगस्त 1990 को, अब ये प्रोसेस है। अब फिर क्या हुआ, फिर डिसाइड किया गया कि
अब अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका भी उसके जवाब अटैक का मुंह तोड़ जवाब देगा। तो उन्होंने एक न्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। पहले कौन सा था, ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड, उसमें 4 लाख सोल्जर्स थे। अब कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। 2 अगस्त को 2 अगस्त को क्या हुआ, इराक ने अटैक किया कुवैत के ऊपर। और 6 अगस्त को यूएन ने क्या कर दिया, बैन इम्प्लीमेंट कर दिया कि इकोनॉमिकल बैन लगा दिया जाए इराक के ऊपर। क्योंकि जो इराक था उसकी 4th वर्ल्ड लॉन्गेस्ट आर्मी थी। और 7 अगस्त को 1990 को क्या हुआ, ऑर्डर दिया गया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म स्टार्ट करने का। और 8 अगस्त को इराक ने क्या कर दिया, टेक ओवर कर लिया कुवैत को, उस पर कब्जा कर लिया। आफ्टर दैट 29 नवंबर को यूएन गेव परमिशन टू स्टार्ट ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म आफ्टर 15 जैन 1991, कि 15 जनवरी 1991 के बाद हम क्या कर सकते हैं, 15 जनवरी के बाद ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म स्टार्ट कर देना है। तो 16 और 17 जनवरी को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म स्टार्ट कर दिया गया। और 24 फैब 1991, 24 फैब को जो मिलिट्री थी, अमेरिकन मिलिट्री, जो 34 कंट्रीज़ जिसमें इन्वॉल्व हुई थी, सभी ने मिलकर अटैक किया इराक के ऊपर। और इसको जो सद्दाम हुसैन था, उन्होंने एक बहुत बड़ी डेफिनेशन भी दी थी कि ये जो वॉर होगा ना, कि ये जो वॉर होगा द मदर ऑफ ऑल बैटल्स, कि इतना बड़ा युद्ध होगा कि आज तक इतना बड़ा युद्ध कभी हुआ नहीं, जब अमेरिका से युद्ध होगा। अब जब युद्ध स्टार्ट हुआ, वॉर स्टार्ट हुआ, जब मिलिट्री ने अपनी पोजीशन ली, 34 कंट्रीज़ की जो मिलिट्री थी, मतलब कि इसमें नियर अबाउट 6,60,000 सोल्जर्स थे, 6,60,000 सोल्जर्स में इन्वॉल्व थे। जैसे उन्होंने अटैक किया तो 24 फैब को तो मिलिट्री वॉर स्टार्ट हुआ था, और 27 फैब को इराक ने सरेंडर कर दिया। उसके बाद 14 मार्च को जो कुवैत के रूलर थे वापस वो कुवैत लौट गए थे। अब जो इसमें टोटल एक्सपेंसेस हुआ था, अमेरिका को इसमें नियर अबाउट 61 बिलियन का एक्सपेंस उठाना पड़ा था। लेकिन अमेरिका को बदले में काफ़ी, जब उसने कंपनसेशन की डिमांड की अमेरिका ने कि मुझे कुछ मुआवजा चाहिए, मैंने इतना अपने सोल्जर्स भेजे थे यहाँ पे, वॉर किया, तो मुझे इसके कुछ मुआवजा चाहिए। तो डिफरेंट कंट्री से उसको कितना मिला, 52 बिलियंस मिला। सऊदी अरब और कुवैत ने उसको 36 बिलियन दे दिए। जर्मनी जापान को भी 16 बिलियन देने पड़े। अब आप क्वेश्चन आएगा, जर्मनी और जापान ने 16 बिलियन क्यों दिए? क्योंकि ये था कि उस टाइम क्या था कि जो भी कंट्री अमेरिका के साथ थी, उनके पास क्या था, एक रिज़र्व सोल्जर्स का एक कोटा होता है, मतलब एक बटालियन होती है कि उनको ऐसी सिचुएशन में अपने सोल्जर्स भेजने पड़ते हैं। सो जर्मनी और जापान ने अपने सोल्जर्स नहीं भेजे थे, जिससे क्या हुआ था, उनको फ़ाइन इम्पोज किया गया था। तो फ़ाइन इम्पोज की फॉर्म में उनको 16 बिलियन देने पड़े थे। तो टोटल अमेरिका को 104 बिलियन मिले, जिसमें 61 बिलियन उसका खर्च था। मतलब अमेरिका ने इसमें भी काफ़ी पैसे कमा लिए थे। यहाँ से उसने अपना क्या डोमिनेंस दिखाना शुरू कर दिया था। जैसे पहले कुछ डिस्कशन की गई थी, समझाया गया था इराक को कि वो अपने अग्रेशन को छोड़ दे। जब वो नहीं मान रहा तो क्या, यूएस के जो प्रेसिडेंट थे HW बुश, उन्होंने क्या किया, एक न्यू कैंपेन स्टार्ट किया। इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट गल्फ वॉर बोल देते हैं, या फिर डेजर्ट स्टॉर्म। जो 34 कंट्रीज में शामिल थी, मेन पॉइंट्स हैं इस इंसिडेंट के रिगार्डिंग। जो 34 कंट्रीज़ थी, उन्होंने मिलकर क्या किया था, इराक के अगेंस्ट कैंपेन स्टार्ट, एक वॉर स्टार्ट किया था। इसको क्या नाम दिया गया था, फर्स्ट गल्फ वॉर। और यूएन नेम्ड दिस ऑपरेशन एज ऑपरेशन, यूएन ने इसको क्या नाम दिया, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, जो अमेरिका ने चलाया था। अब देखिए 34 कंट्रीज़ ने के लगभग 6,60,000 सोल्जर्स इसके अंदर शामिल थे। बट 74 जो 74 थे, 75% जो सोल्जर्स थे वो अमेरिकन आर्मी के थे। मतलब 4,25,000 जो सोल्जर थे वो अमेरिकन आर्मी के थे। अब इसमें क्या हुआ कि जो जैसे ही फर्स्ट गल्फ वॉर स्टार्ट हुआ था, एक तो इसमें पता चल गया लोगों को कि अमेरिका क्या हुआ था, अमेरिकन यूज़ न्यूक्लियर बॉम्ब, अमेरिका ने इसके अंदर बॉम्ब यूज़ किए, न्यू बॉम्ब यूज़ किए।
सो इससे क्या हुआ, क्लियर हो गया वर्ल्ड को कि अमेरिका इज़ 100 स्टेप आगे फॉरवर्ड इंस्टेड ऑफ अदर कंट्री, कि जो अमेरिका है वो टेक्नोलॉजी के मामले में बाकी देशों से बहुत आगे निकल चुका है। जो टेक्निकल गैप था कि बाकी सारे देश उससे पीछे थे। और सेकंड, द यूएस एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अब जो मिलिट्री कैपेबिलिटी थी वो अमेरिका की क्या थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। बाकी सारे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ थी, सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी यूएसए की थी और वो टेक्नोलॉजी में भी सबसे आगे हो चुका था। सो ये ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था हिस्ट्री के अंदर जब वहाँ के जो अमेरिकन लोग थे वो वार का लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, वीडियो गेम वॉर बोला गया था या कंप्यूटर वॉर का नाम दिया गया था, क्योंकि लोग घर बैठे अपने कंफर्ट जोन में इस युद्ध को देख रहे थे लाइक वीडियो गेम। और जो इंडिया को, जो अमेरिका को जो खर्च उठाना पड़ा था, उसके बदले में अमेरिका ने काफ़ी कुछ अर्न कर लिया था। जैसे मैंने आपको बता दिया, अमेरिका ने इस युद्ध के अंदर 104 बिलियंस लिए थे, जिसमें से 61 बिलियन उसका एक्सपेंसेस हुआ था। सो डियर स्टूडेंट, हमने इस टॉपिक में ब्रीफ डिटेल में जितना कुछ पॉइंट्स इंक्लूड हो, सारे पॉइंट्स हमने इंक्लूड कर चुके हैं और ये इंसिडेंट इसके अंदर हुआ था। सो you are requested to listen it twice and thrice to understand this chapter very clearly, and after that we shall start second topic, the Kilton era. So till thanks and have a nice day.